Okay, ma'am, you can now ओके continue your. ओके आता सर, सगळ्यांनी हिंदी कॅमेरे ऑफ और केले तरी इंग्लिश, चालतील. हिंदी हिंदी और हिंदी इंग्लिश हिंदी में हिंदी 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 इंग्लिश भी बोले तरी में तो भी चलेगा. अच्छा, चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा सभी सुनो, आपके आप साइंस पढ़ते हो राइट? हाँ साइंस सभी पढ़ते हैं राइट? हाँ अच्छा, तो साइंस में एक सगळ्यांनी चैप्टर, उत्तर देत चला, सगळ्यांनी उत्तर देत चला, हाँ आप रिस्पॉन्स सब करत चला. जो भी आपको रिस्पॉन्स आता है प्लीज आप बोलो मुझे, ठीक है? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो माहेश्वरी कॅमेरा ऑफ कर. सेल माहेश्वरी को कॅमेरा ऑफ कर. ओके. अच्छा, तो सेल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? कोशिका बोलते हैं, कोशिका। तो आज मेरे पास क्या है? आज मेरे पास है एक मैजिकल बॉक्स है, एक ये है मैजिकल बॉक्स, ठीक है? तो ये मैजिकल बॉक्स क्या है? ये मैजिकल बॉक्स एक सेल है। अब सेल क्या होता है? सेल जो सबसे छोटा अंश हमारी बॉडी के अंदर रहता है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी का, उसको एक सेल बोलते हैं। तो ये सेल सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। मेरे अंदर भी, मेरी बॉडी बनी है सेल से, आपकी बॉडी बनी है सेल से। आप प्लांट्स को देखोगे, ये लीफ है, लीफ में देखोगे, लीफ भी क्या है? इसकी भी जो, ये भी सेल्स से बनी हुई है। तो सभी हम सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका म्हणजे पेशी मुलांना, पेशी. उगले सरांनी शिकवलं ना तुम्हाला, पेशी, शरीरात पेशी असतात ना, त्याला कोशिका म्हणतात हिंदीमध्ये. हा राईट. हाँ, तो ये हम कोशिका को पढ़ेंगे आज। तो ये क्या है? एक ये सेल है पूरा, ये एक कोशिका है, ठीक है? आपको इमेजिन करना है ये जो एक बॉक्स है ये सेल है, ठीक है? तो अब हम इस सेल को समझेंगे, ये सेल किससे बनी होती है और सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज। तो आप ये देख रहे हैं, ये एक पूरा सेल है, ये सेल के से ही हम लोग बने हैं। अब ये सेल दो प्रकार की होती है, एक तो एक प्लांट सेल होती है और एक एनिमल सेल होती है, ठीक है? जैसे ये लीफ है, ये प्लांट की लीफ है, तो ये किससे बना है? ये प्लांट की कोशिका से बना है, ये प्लांट सेल से बना है। जब बहुत सारे सेल्स, एक एक प्रकार के सेल्स सारे मिल जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? वो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है? अगर बघा रे सारे मुलांना, टिश्यूज, प्लांट सेल म्हणजे वनस्पती पेशी, ॲनिमल सेल म्हणजे प्राणी पेशी, आणि भरपूर सेल जेव्हा एकत्र येतात, पेशी बरोबर एकत्र येतात, त्याच्यापासून टिश्यू बनत असतं. हा, यस, यू कॅन कंटिन्यू. हाँ, तो वो सारे एक टाइप के सेल्स मिलके, एक प्रकार के सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, ठीक है? जैसे हमारे शरीर में हम देखें तो हमारे शरीर में कितने प्रकार के ऑर्गन्स हैं। हम देखेंगे हमारे पास एक हार्ट है, हमारे पास किडनी है, हमारे पास लीवर है, हमारे पास स्टमक है। तो जितने भी ऑर्गन हैं, आप एक ऑर्गन को निकालेंगे तो आप उसमें क्या देखेंगे? वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बना है, वो एक प्रकार के टिश्यू से बना है। और जब आप उस टिश्यू को देखेंगे तो वो एक प्रकार के कोशिका से बना है, एक प्रकार के सेल से बना हुआ है, ठीक है? तो आप देखेंगे हार्ट का फंक्शन क्या है? जो हमारा दिल है उसका फंक्शन क्या है? वो ब्लड को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है? फिर हमारा स्टमक है, स्टमक का फंक्शन कुछ और है, लिवर का फंक्शन कुछ और है। तो ऐसे जो सेल्स होती है हमारी बॉडी की, उनका अलग अलग प्रकार का फंक्शन रहता है, ठीक है? तो आगे हम बढ़ते हैं, सेल को समझने की कोशिश करते हैं कि सेल किस किस से बनी होती है, सेल के अंदर क्या है। हम आंखों से, अपनी आंखों से सेल को नहीं देख सकते हैं, बट कुछ इसमें कोई कोई सेल्स हम देख भी सकते हैं। जैसे कि कौन कौन अंडे खाता है? अंडा क्या होता है? एक सेल रहती है, अनफर्टिलाइज सेल होती है एक अंडा, ठीक है ना? सबसे बड़ी सेल दुनिया में, सबसे बड़ी सेल होती है एक ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच एक पक्षी रहता है,
उसका अंडा सबसे बड़ा सेल रहता है और उसका साइज रहता है 17 सेंटीमीटर का एक उसका, और भी बड़ा हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है उसका, ठीक है। और जो सबसे छोटा सेल रहता है, सबसे छोटा, उसका नाम है एक एक बैक्टीरिया रहता है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अभी हम उतने डिफिकल्ट नामों में नहीं जाते हैं, पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल भी होता है। जो बड़ा सेल रहता है वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सूक्ष्म है तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा, उसके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप चाहिए पड़ेगा। सर आप म्यूट पर हैं। मुलांना, अत्यंत छोटी सेल असेल तर त्याच्यासाठी काय वापरतो आपण? अत्यंत छोटी सेल असेल ती पाहण्यासाठी काय वापरत असतो आपण? सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। यस यस, बोलत चला. माइक्रोस्कोप, हाँ। तो हमें बहुत सारी सेल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए रहता है, कुछ कुछ सेल्स के लिए माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए रहता। अच्छा, हमारे शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका रहती है, आप बता सकते हो कौन सी कोशिका रहेगी? थोड़ा सा सोचो बच्चों और मुझे बताओ, जो सबसे लंबी कोशिका, एक कोशिका सबसे लंबी, और वो अराउंड 3 से 4 मीटर रहती है लंबी हमारे शरीर के अंदर। माहितीये का रे मुलांना तुम्हाला कुठली पेशी सर्वात मोठी आहे, आपल्या लांब आहे आपल्या शरीरामध्ये? शिकलात का मागच्या वर्षी तुम्ही? उगले सरांनी शिकवलं का तुम्हाला? उसका नाम है नर्व सेल, उसको बोलते हैं, हमारे शरीर में नर्व सेल रहती है। जैसे कुछ भी गर्म होता है तो आप उसको टच करते हो तो क्या होता है, आप एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेते हो, कुछ भी गर्म तो त्याला चेतापेशी म्हणतात, चेतापेशी. नर्व सेल म्हणजे चेतापेशी. ऍक्च्युअली आय एम नॉट टीचिंग सायन्स टू दोज हाँ स्टुडंट्स. हाँ सर, सायन्स टीचर थैंक इज यू। अनदर. ओके. हाँ, उनको समझ में आ जाए वही ठीक है। हाँ, ठीक है, तो हम सेल को समझते हैं। अभी हम इस सेल को लेते हैं, ये क्या है, एक ये वनस्पति कोशिका है, ठीक है। ये वनस्पति कोशिका, हम इसको अभी सोच के चल रहे हैं, हमको अभी अज्यूम करना है, ठीक है। अब वनस्पति कोशिका में सबसे जो बाहर की लेयर रहती है ना, ये क्या है, इसको बोलते हैं सेल वॉल, इसको बोलते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या होती है, थोड़ी सी रिजिड रहती है। सर जो ये टिपिकल वर्ड है सर, आप कन्वर्ट कर सकते हा, हैं। करता. सेल वॉल म्हणजे त्या ती जी पेशी असते, त्या पेशीचं जे आवरण असतं त्याला सेल वॉल म्हणतात. वॉल म्हणजे माहितीये तुम्हाला, भिंत जी आजूबाजूला असते. हा हा. हाँ, जैसे वॉल होती है, हमारे घर की दीवारें होती है ना, किसी कठोर रहती हैं, तो वैसे ही जो वनस्पति की कोशिका रहती है, उनका जो बाहर का रहता है वो थोड़ा सा कठोर रहता है। चलिए, अब हम इसके अंदर जाते हैं, हम अभी सेल को डायसेक्शन करते हैं, अभी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं इसको, ठीक है। अब हम बघा, देखते हैं, आता सेलची वॉल उघडली, लक्षात घ्या. अब हम क्या देखते हैं इसके अंदर, एक ये आपको क्या दिख रहा है, ये कपड़ा है, लेकिन ये वनस्पति जो सेल रहती है उसकी कवरिंग बनी रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसको बोलते हैं, एक पतली सी मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है, कपड़े जैसी मेम्ब्रेन। जेव्हा आपण तिची वॉल ओपन करतो तेव्हा त्याच्या आजूबाजूला जी मेम्ब्रेन असते, मेम्ब्रेन म्हणजे कवरच असतं एक प्रकारचं, ते प्लाझ्मा असतं. प्लाझ्मा तुम्ही कांद्याचं जर पाहिलं, कांदा पाहिला ना, कांदा, अनियनचं बघा कशा प्रकारे पापुद्रा निघतो. मागच्या वर्षी तुम्हाला उगले सरांनी दाखवलं होतं मायक्रोस्कोप खाली, तो प्लाझ्मा म्हणतात त्याला. हाँ, तो बहुत पतली सी एक मेम्ब्रेन रहती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम रहता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम रहता है कि वो जितने भी सब्सटेंस हैं उनको डिसाइड करता है कि कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, है ना। जैसे आपकी टीचर रहती है, आप परमिशन लेके आते हो तो वो टीचर अलाउ करती है, ऐसे ही जितने भी पदार्थ रहते हैं बाहर के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पानी, वो सेल के अंदर तभी आ सकता है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको परमिशन देगी। तो जो होती है ये पतली सी मेम्ब्रेन, ये डिसाइड करेगी कि हमारी कोशिका के अंदर क्या वस्तु अंदर आ सकती है, क्या पदार्थ अंदर आ सकता है और क्या पदार्थ बाहर जा सकता है, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, इसके अंदर क्या है, सेल के अंदर और क्या है।
हमने इसको सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खोल दिया है अभी। आता प्लाझ्मा ओपन केलं मुलांना, म्हणजे आधी प्लाज्मा सुरुवातीला मेम्ब्रेन सेलचं को वॉल ओपन ओपन किया केलं, है। नंतर प्लाझ्मा ओपन केला. आता प्लाझ्माच्या आत काय काय आहे ते बघा. हमने खोला तो इसके अंदर क्या है, एक जेली। आपको, आपने बच्चे जेली देखी होगी, जेली खाई भी होगी, जेली नाम भी सुना होगा। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जेली रहती। जेली माहिती आहे का रे मुलांना तुम्हाला? मुलांना जेली माहिती आहे? कोणाकोणाला माहिती आहे जेली? जेली खातात ना, जाम्स आणि जेली जेली. खाते हैं ना, हाँ है बरोबर, ना? राइट. जैसे बच्चों आप एप्पल भी खाते हो, एप्पल खाते हो तो उसमें से जूस निकलता है ना, तो वो क्या है, जेली। तो ऐसे ही कोशिका के अंदर क्या है, वो एक जेली भरी हुई है। ठीक है। अब उस जेली के अंदर बहुत सारे सारे सेल ऑर्गेनल्स। सर सेल ऑर्गेनल्स को सर आप देखेंगे मराठी में क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। पेशीचे अवयव, पेशीचे अवयव. हाँ, तो जो इसके अंदर एक बहुत सारे इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो हम एक एक सेल ऑर्गेनल को हम लोग समझेंगे म्हणजे कि त्या पेशीमध्ये जे घटक आहेत ना, ते घटक ते आता दाखवतील आपल्याला. तो सबसे पहला घटक है न्यूक्लियस। ठीक है, मैंने हाँ, इसके अंदर से निकाला, ये है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस म्हणजे त्या पेशीचं केंद्र, केंद्र, हाँ, सेंटर. सेंटर, एकदम उसका सेंटर है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, हम इस न्यूक्लियस को भी खोलेंगे। पहले न्यूक्लियस के बाहर भी ये एक मेम्ब्रेन है, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन भी डिसाइड करेगी कि क्या इसके अंदर इस न्यूक्लियस के अंदर क्या आ सकता है और इस न्यूक्लियस के बाहर क्या जा सकता है। ठीक है, अभी हम न्यूक्लियस को खोलेंगे तो उसके अंदर क्या है, हमें दिखेंगे कुछ बघा, धागे जैसे, धागे बघा जैसे मुलांना, आता दिखेंगे। न्यूक्लियस ओपन केलं, पहिल्यांदा वॉल ओपन केली, त्यानंतर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ओपन केलं. आता त्याच्यामधले जे घटक आहेत त्याच्यातला पहिला घटक न्यूक्लियस, ज्याला आपण पेशी केंद्र म्हणतो, ते पेशी केंद्र त्यांनी आता ओपन केलं. त्याच्यामध्ये बघा धाग्यासारख्या गोष्टी निघतात. हा, अब ये धागे क्या हैं, ये धागे हैं, इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। प्रदीप सर, क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं सर? हा बघा मुलांना, क्रोमोझोम्स, जनुके. क्रोमोझोम्स म्हणजे जनुके. हे प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वनस्पतीचं सगळ्यात बेसिक गोष्ट आहे. ह्या क्रोमोझोम्स पासूनच नवीन जीवाची निर्मिती होत असते. आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा क्रोमोझोम्स असतात, एक्स आणि वाय जनुके असतात. बघा, देखिए, हमारे शरीर के अंदर हर एक कोशिका के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? हमारे अंदर 23 पेयर हैं, 23 पेयर हैं। मुलांनो, आपल्या शरीरामध्ये म्हणजे प्राण्याच्या पेशीमध्ये, मनुष्य प्राण्याच्या पेशीमध्ये 23 जोड्या आहेत क्रोमोझोमच्या, म्हणजे एकूण 46 क्रोमोझोम्स असतात पेशीमध्ये, बरं का. बघा, पेशी अत्यंत छोटी गोष्ट आहे, खूप छोटी गोष्ट आहे, जी आपल्याला सूक्ष्मदर्शकाखाली पाहावी लागते. त्याच्यामध्ये पुन्हा वाल ओपन करून त्याच्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, ते ओपन करून त्याच्यामध्ये जे घटक आहेत त्याच्यातला पहिला घटक न्यूक्लियस आहे, केंद्र, त्या पेशीचं केंद्र, त्याला ओपन केलं की त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचे क्रोमोझोम्स म्हणजेच जनुके सापडतात, ज्यांच्या 23 जोड्या असतात. मनुष्याच्या शरीरामध्ये, मनुष्याच्या शरीरातल्या पेशीमध्ये 23 जोड्या असतात, त्या एकूण 46 क्रोमोझोम असतात. यस, यू कॅन कंटिन्यू. तो देखिए, अगर आप एक लड़की हैं तो आप हमारे शरीर के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम रहते हैं। उसमें जो एक पेयर रहता है, उसमें 2 क्रोमोसोम रहते हैं, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम रहते हैं। तो जो 2 क्रोमोसोम है, अगर आप लड़की हैं तो एक एक्स है और दूसरा भी एक्स है, तो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ऐसा दिखता है। ठीक है, तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम है। लेकिन अगर आप लड़के हैं तो आपके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा एक वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम हमेशा छोटा रहता है, एक्स क्रोमोसोम से ये छोटा रहता है। अब क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स का होना क्यों जरूरी है? जैसे आपकी, ये क्या करते हैं, इनको बोलते हैं, जितने जो भी कैरेक्टरिस्टिक, जो भी आपके पेरेंट्स, जो भी आपके मम्मी पापा के जो फीचर्स हैं, ठीक है, वो फीचर्स आपके अंदर आएंगे। अगर आपकी मम्मी की आंखों का रंग काला है
तो ऐसा हो सकता है कि आपकी आंखों का रंग भी काला होगा। अगर आपके पापा के बाल या आपकी मम्मी के बाल घुंघराले हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके भी बाल घुंघराले हों। अगर मेरी आंखों का रंग नीला है तो मेरे बेटे का रंग, आंखों का रंग भी नीला हो जाएगा। इसलिए क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन रहती है उसको बच्चों के अंदर डालते हैं। मम्मी पापा से वो बच्चों के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स का होना बहुत जरूरी है हमारे शरीर के अंदर। चलिए अभी मुलांना क्रोमोझोमचा अर्थ असा होतो की हे जनुके आहेत, म्हणजे कुठल्याही पेशीचे मुख्य घटक ज्याच्यापासून नवीन व्यक्ती, जेव्हा नवीन पेशी तयार होते किंवा नवीन उत्पत्ती तयार होते तेव्हा ह्या उत्पत्तीमध्ये ह्या क्रोमोझोमचेच गुणधर्म उतरतात. उदाहरणार्थ मनुष्य प्राण्याला जर बाळ झालं, मनुष्य प्राण्याला जर दुसरं अपत्ती झाली, बाळ झालं की त्या बाळामध्ये त्या आई आणि वडिलांचेच गुणधर्म उतरत असतात, ते या क्रोमोझोम्समुळे. तसंच भुईमुगाचं झाड आहे, भुईमुगाच्या शेंगा लावल्या तर भुईमुगाचंच झाड त्याला उगवतं. त्याला कारण आहे की भुईमुगाचे जे क्रोमोझोम्स असतात, भुईमुग या दाण्यामधले जे क्रोमोझोम्स असतील तेच क्रोमोझोम भुईमुगाच्या झाडात उगतात, म्हणून त्याला आंब्याचं झाड होत नाही. आंब्याची कोय लावली तर सफरचंदाचं झाड उगत नाही. त्याला कारण हेच आहे की आंब्याचे जे क्रोमोझोम्स असतील, जनुक असतील, तेच जनुक नवीन झाडामध्ये उतरतात आणि त्याला पण आंबेच लागतात. हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. आलं का लक्षात? वेरी गुड. यस. अच्छा, अभी ये जो क्रोमोसोम रहते हैं वो किससे बने रहते हैं? अगर हम एक क्रोमोसोम को खोलेंगे, ठीक है, मैं इसको खोलना स्टार्ट करूं तो मैं क्या देखती हूँ, ये बने होते हैं डीएनए से। डीएनए इसको बोलते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए से। अरे हमारे मुलांना आता आता बघा सगळ्यात शेवटचा भाग. आता इथून पुढे काहीच नाही बरं का. आता डीएनए म्हणजे डीऑक्सीरायबोज न्यूक्लिक ऍसिड असं त्याचं नाव आहे. त्याचं लॉंग फॉर्म आहे डीएनएचा. त्याला मराठीत काय म्हणतात मला माहिती नाही. डीऑक्सीरायबोज न्यूक्लिक ऍसिड. आपण काय पाहिलं, न्यूक्लियर ओपन केलं त्या पेशीचं, त्याच्यामध्ये आपल्याला हे क्रोमोझोम दिसले आणि हे क्रोमोझोम्स कशापासून बनलेले असतात तर ते डीऑक्सीरायबोज न्यूक्लिक ऍसिड पासून बनवलेले असतात. तर ते सुद्धा असे बघा, ते कसं ते मॅडम सांगतील आपल्याला. हाँ, तो हमारे अंदर डीएनए है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कंपोनेंट के अंदर। हमने सेल को खोल लिया, अब सेल के अंदर क्या है, पहला हमने न्यूक्लियस देखा, अब दूसरा एक बहुत जरूरी ऑर्गेनल है। उस ऑर्गेनल है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सर मराठी में माइटोकॉन्ड्रिया को सर क्या बोलते हैं? मुझे भी मालूम नहीं इसके बारे में. माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो बच्चों इंग्लिश में ही समझ लो अभी, इसको बोलते हैं, ये क्या है? अच्छा ये बताओ ये क्या है? हे काय आहे मुलांना सांगा. सेल। सेल है। ये क्या करता है, सेल क्या करता है? सेल का काम क्या है? पावर। पावर देता है। वेरी गुड, पावर देता है। तो हमारी कोशिका को भी क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो हमारी कोशिका को पावर कौन देता है? वो देता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है। तो मैं ये दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का शेप। मैंने कैसे बनाया, बहुत इजी था ये बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन रहती है, एक बाहर की मेम्ब्रेन और एक अंदर की मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन म्हणजे वॉल बर का मुलांना. मेम्ब्रेन म्हणजे वॉल. हाँ, तो बाहर की और एक अंदर की मेम्ब्रेन रहती है। अंदर की जो मेम्ब्रेन रहती है वो ऐसी रहती है, देखो घड्या घड्यांची असते बघा. थोड़ी सी फोल्डेड रहती है, बहुत मल्टीपल फोल्ड्स रहते हैं, बहुत मल्टीपल टाइम्स इसको हम लोग फोल्ड करते हैं। तो अंदर की मेम्ब्रेन, अगर इसको हम खोलेंगे अंदर की मेम्ब्रेन को, तो कैसी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। अब पता है बच्चों, ये अंदर की मेम्ब्रेन क्यों फोल्डेड रहती है, इसका बहुत बड़ा कारण है। अंदर की मेम्ब्रेन इसलिए फोल्डेड रहती है क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बहुत सारा पावर देना है सेल को, क्योंकि सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन देगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया देगा। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से देगा, ये जो अंदर की वॉल है, अंदर की मेम्ब्रेन है,
वो इसमें स्टोर रहती है। एनर्जी को जनरेट करेगी। एनर्जी कहाँ से आएगी? ग्लूकोज से। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो पाचन क्रिया होती है। पाचन क्रिया समाप्त होने के बाद क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज इसके अंदर मेम्ब्रेन में जाएगा, और ये मेम्ब्रेन क्या करेगी? ग्लूकोज को एनर्जी में बना देगी। तो हमारी सेल को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए, बहुत सारी ऊर्जा कहाँ से आएगी? इस माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है बच्चों? बघा रे मुलांनो, जसं न्यूक्लियस हे हा घटक पाहिला आपण सेलचा, त्याच सोबतीने माइटोकॉन्ड्रिया नावाचा हा घटक आहे, आणि हा एक प्रकारचा सेल आहे जो आपल्याला पॉवर स्टोअर करतो आणि त्याचं रूपांतर पॉवर मध्ये करतो. म्हणजे आपण जे जेवण करतो, ते जेवण पचलं की त्या पचण्यानंतर त्याचा जो रस असतो, त्या रसामध्ये ग्लुकोज असतं. ग्लुकोज म्हणजे काय? शर्करा, साखर माहितीये का तुम्हाला? ते ग्लुकोज या मायटोकॉन्ड्रियामध्ये जातं, आणि ते मायटोकॉन्ड्रिया त्या ग्लुकोजचं रूपांतर पॉवरमध्ये, शक्तीमध्ये करतं, आणि ते आपल्या सेलला पुरवतं ती शक्ती. अशा आपल्या शरीरामध्ये कोट्यावधी सेल्स असतात. आपल्या शरीरामध्ये अशा कोट्यावधी सेल्स असतात, म्हणजे कोट्यावधी मायक्रोकॉन्ड्रिया असतात, आणि कोट्यावधी मायक्रोकॉन्ड्रिया कोट्यावधी सेल्सला पॉवर पुरवतात, आणि ही सगळी एकत्र पॉवर आपल्या शरीराला मिळते आणि आपण त्याच्यावरून काम करत असतो. म्हणजे आपण आता अभ्यास करतोय, आपण आता हे लिसन करतोय, याला सुद्धा पॉवर लागते. आपण अभ्यास करतो म्हणजे आपला मेंदू वापर करतो मेंदूचा, त्यालाही पॉवर लागते. हाताने काही उचलतोय त्याला पॉवर लागते, जेवण करतोय त्याला पॉवर लागते. या सगळ्या गोष्टींसाठी जी पॉवर मिळत असते ती या मायटोकॉन्ड्रियामध्ये साचलेल्या एनर्जीतून मिळत असते, आणि ती कुठून मिळते? ग्लुकोज मधून, जे आपण जेवण करतो त्याच्या माध्यमातून. यस, यू कैन कंटिन्यू. ठीक है, अभी हम आते हैं दूसरा ऑर्गेनल की ओर। वो उसको बोलते हैं, ये देख, बघा, दोन पाहिले आपण, न्यूक्लियस पाहिलं, मायटोकॉन्ड्रिया पाहिलं, आता तिसरा ऑर्गन, तीसरा ऑर्गेनल है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हा बघा, अशा मागच्या वर्षी तुम्ही त्या याच्यामध्ये कांद्याच्या पेशी पाहिल्या होत्या मुलांना, तिथं असे 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 होते बघा, वक्राकार होते का? मायक्रोस्कोप खाली पाहिलं होतं बघा, होतं का असा वक्राकार लाईन्स होत्या का? हो. हाँ, राइट। हाँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा डिफिकल्ट है वर्ड, पर आप एक बार सुनेंगे, दूसरी बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल E कैपिटल R, ER। ठीक है, अब इसका काम क्या रहता है? एंडोप्लाज्म, पहले मैं बता दूं, दो प्रकार के ER रहते हैं, दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इस पे क्या देख रहे हैं बच्चों? क्या दिख रहा है आपको? काय याच्यावर काय दिसतंय रे मुलांना तुम्हाला? हे काहीतरी दिसतंय बघा, याच्यावर काही चिटकवलेलं, काय दिसतंय ते? हा, अरे या प्लास्टिक वर काहीतरी दिसतंय का? काय आहे ते? उंचवटे दिसतायत का? बोलत चला तुम्ही. दाल है, दाल खाते हैं हम लोग, यस, है ना? दाल खाते हैं ना, तो इसके ऊपर मैंने क्या लगाया है? दाल लगाया है। म्हणजे डाळ्यांसारखं आकाराचे गोष्टी असतात त्याच्यावर. हाँ, तो ये कैसा दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कि उसके ऊपर दाने दाने हैं। तो ये दाने क्या होते हैं? ये भी एक दूसरा ऑर्गेनल रहता है, उसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों? राइबोसोम। हाँ, तो अच्छा, तो ये हम लोग दाल खाते हैं, दाल से क्या होता है बच्चों? हमको क्या मिलता है दाल खाते हैं हम लोग? काय मिळतं माहितीये का? डाळीमधून काय मिळतं रे मुलांना आपल्याला? कुठला घटक मिळतो? प्रोटीन। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो प्रोटीन मिलता है ऐसा हमारा। तो हमारे शरीर में, हमारी जो कोशिका के अंदर, हमको प्रोटीन कौन बना के देता है? क्योंकि सारे प्रोटीन हमको बाहर से नहीं मिल सकते हैं, हमें कुछ प्रोटीन हमारी कोशिका को बनाने होंगे। तो वो प्रोटीन कौन बनाता है? वो जो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या लगा है? ये राइबोसोम्स लगे हैं, वो राइबोसोम्स हमारे कोशिका के लिए प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर बढ़ता है। आप जब छोटे थे
1 साल के थे, छोटे से थे ना, इतने छोटे से थे। फिर आप खाना जैसे जैसे दाल खाया या मुर्गा खाया या अंडा खाया, उसके बाद आप बड़े हो गए, लंबे हो गए। क्यों लंबे हो गए? क्योंकि आपके जो राइबोसोम्स है उसने और बहुत सारा प्रोटीन बनाया लंबे होने के लिए, ठीक है, इसलिए आप लंबे हुए हैं। तो ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक छोटे छोटे दाने दाने जैसे वो राइबोसोम है जो कि प्रोटीन बनाते हैं हमारे शरीर के लिए। आया बच्चों समझ में? लक्षात आलं मुलांना तुम्हाला आता? अजून प्रोटीन कुठून मिळतं आपल्याला? तर रायबोझोम जे आहे त्या रायबोझोमच्या माध्यमातून प्रोटीन्स आपल्याला मिळत असतं, म्हणजे शरीरात सुद्धा प्रोटीनची निर्मिती होत असते. हाँ हाँ, तो एक तो 2 प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक होता है रफ। सर रफ को क्या बोलते हैं मराठी में? एकदम त्याला काय म्हणा, रफ म्हणजे कठीण कठीण. हाँ रफ। और एक होता है स्मूथ। अभी मैं आपको स्मूथ दिखाती हूँ, देखो। हाँ बघा, सॉफ्ट आहे बघा, स्मूथ आहे बघा, एकदम क्या है? गुळगुळीत गुळगुळीत. ये बहुत स्मूथ है, तो ये इसको हाँ। बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हाँ। इसका काम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? हमारे शरीर में फैट को बनाएगा। हा बच्चों बघा रे हम मुलांनो, मोटे सगळ्यात मोटे होते महत्वाचं. हैं ना। हा बघा आता मुलांनो, 2 गोष्टी त्यांनी सांगितल्यात. आधी जो रफ तो एंडोप्लाझ्मिक रेटिकुलम दाखवला, ज्याच्यावर दाणे दाणे होते, ते दाणे दाणे हे प्रोटीनचे असतात आणि ते प्रोटीन शरीराला प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतं. ते असतं रफ. रफ म्हणजे खरबडीत असतं, ते एंडोप्लाझ्मिक रेटिकुलम हे खरबडीत असतं. आणि दुसरं जे आहे ते अशा प्रकारचं स्मूथ असतं. हे काय करतं? फॅट्स तयार करण्याचं काम करतं. फॅट्स म्हणजे माहितीये का? तुम्ही मटन खात असाल, चिकन खात असाल, तर त्याच्यामध्ये चरबी येते बघा, चरबी खातात ना तुम्ही? हा, त्या चरबी येते बघा, चरबी चरबी पाहिली ना तुम्ही? त्या चरबीला तेलकट असतं, ती जर भाजीमध्ये टाकली तर ती एकदम फॅट असतं. ते चरबी म्हणजे फॅट्स. तर ते फॅट तयार करण्याचं काम हे स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिकुलम करत असतं. बघा, पहिला आपण सेलची वॉल ओपन केली. सेलची वॉल ओपन केल्यानंतर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, म्हणजे प्लाझ्माची वॉल असते, जे एकदम असं पातळ असतं प्लाझ्मा. मग ते ओपन केलं. ते ओपन केल्यानंतर मध्ये सगळी जेली असते, म्हणजे जेली म्हणजे असे पातळ पदार्थ असतो. त्या पातळ पदार्थामध्ये न्यूक्लियस, आता म्यूट नंतर पर आपण सर, म्यूट पर है आप। नहीं, मैं नहीं म्यूट पर, आप हो म्यूट पर. हाँ, सुन सकते हो आप? सर Am I आप म्यूट। audible? मेरा म्यूट नहीं है अभी. नहीं सर, आप म्यूट पर है, आपका म्यूट है। अभी 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 सुन सकते हो? मेरा तो अनम्यूट है अभी. मुलांनो, माझं ऐकू येते का तुम्हाला? स्टूडेंट का सुन सकते हो आप? सर अभी भी म्यूट पर है सर आप। नहीं, स्टूडेंट तो मेरा सुन रहे हैं. मेरा आवाज स्टूडेंट को आ रहा है अभी. तो आप बोलिए, अभी आप बोलिए. लेट मी write down सर now. कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। You can continue. Continue. You can continue. हाँ सर सुनाई दे रहा है, राइट। ओके. आई थिंक मेरे साइड से कुछ इश्यू आया। हाँ, उधर से आपने कॉल किया ना तो हो जाता हो, अभी कॉल हो गया ना तो 2-3 मिनट जरा होल्ड हो जाता है. अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ. ठीक है। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं अब दूसरे ऑर्गेनल की ओर। अच्छा ये बताओ ये क्या है? बोला जरा पटकन, फास्ट. बलून। हाँ, फुगला, बलून है, बलून। अब बलून के अंदर क्या रहता है बताओ? बलून के अंदर क्या? जोराने बोलत आहे स्नेहल. ऑक्सीजन। और हवा रहती है, ऑक्सीजन रहती है, गैस रहती है, सही बोला आपने। तो वैसे ही
जो ये हमारी वनस्पति कोशिका रहती है उसके अंदर एक ऑर्गेनल रहता है, इसका नाम है वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल, क्या बोलते हैं? वैक्यूल। अब जो वनस्पति कोशिका रहती है उसके अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल रहता है। ये तो छोटा सा वैक्यूल मैंने बनाया है, लेकिन आप देखेंगे अगर सेल का साइज ये है तो वैक्यूल, जो वैक्यूल का साइज है वो 80% होगा। 80% वैक्यूल का साइज रहेगा। तो वैक्यूल जो वनस्पति कोशिका रहती है उसमें वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा रहता है। आपको पता है वनस्पति कोशिका क्या करती है? आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। ऐकले का तुम्ही? फोटोसिंथेसिस ऐकले का? शिकवलंय का सरांनी? फोटोसिंथेसिस म्हणजे काय रे? हा, फोटोसिंथेसिस ऐकलंय का तुम्ही? नाही ऐकलेलं. फोटोसिंथेसिस तसं मराठीमध्ये जर तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही बरोबर सांगाल. वनस्पती अन्न कसं तयार करते? वनस्पती अन्न कसं तयार करते सांगता येईल का तुम्हाला? सूर्य व पाणी. सूर्य आणि अजून पाणी, अजून पाणी. पानांमध्ये असलेलं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यांचा वापर करून अन्न तयार करते. याला फोटोसिंथेसिस म्हणतात. त्याला मराठीमध्ये आता मला मराठीत काय नाव आहे त्याला तुम्हाला सांगता येईल का? क्लोरोफिल क्या? नाही मुलांना, त्या फोटोसिंथेसिसला मराठीत नाव काय आहे या अन्न तयार करण्याच्या प्रक्रियेला? संश्लेषण कुछ ऐसा रहता है ना? स्वयंपोषी परपोषी. अगं नाही बाई, स्वयंपोषी परपोषी ह्या प्रकार, ह्या वनस्पतींचे प्रकार आहेत. जे स्वतः अन्न तयार करतात त्याला स्वयंपोषी, जे दुसऱ्यावर अवलंबून असतात त्यांना परपोषी म्हणतात. परंतु जे अन्न तयार करतात वनस्पती त्याला काय म्हणतात? त्याला मराठीत काय म्हणतात? बरं ठीक आहे, तुम्ही तुमच्या पुस्तकात पाहून घ्या. फोटोसिंथेसिस त्याला इंग्लिश मध्ये म्हणतात. मॅडम कंटिन्यू. हाँ, तो ये जो आप देख रहे हैं वो वैक्यूल, हमारे वनस्पति कोशिका में जो वैक्यूल रहता है बहुत बड़ा रहता है। अब क्यों रहता है? क्योंकि जो वनस्पति कोशिका है वो क्या करती है? वो अन्न बनाती है। अब वो अन्न को कहाँ स्टोर करेंगे, कहाँ पर रखेंगे अन्न को? वो अन्न को इस वैक्यूल में रखते हैं। ठीक है, बघा रे मुलांनो, वैक्यूल के अंदर रखते हैं। हा बघा रे मुलांनो, आता वनस्पती जे अन्न तयार करतात, वनस्पती पेशी म्हणजे आपण ती कांद्याची पेशी वगैरे पाहिली बघा, तर ते त्या पेशीमध्ये असं जे वॅक्यूल असतं, या वॅक्यूल मध्ये ते तयार केलेलं अन्न ठेवत असतात, म्हणजे साठवत असतात आणि ते हळूहळू वापरत असतात. यस, यू कॅन कंटिन्यू. हाँ, तो आप जैसे आलू खाते हैं, आलू के अंदर क्या है? स्टार्च रहता है, बहुत सारा स्टार्च रहता है। आलू खाते हैं ना आप सभी? आलू के अंदर स्टार्च रहता है। तो वो स्टार्च कहाँ पर रखा जाता है? वो वैक्यूल के अंदर रखते हैं हम लोग स्टार्च। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो और अब दूसरा ऑर्गेनल पे आते हैं, और ये हमारा आज का ये लास्ट ऑर्गेनल है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं ये, हा बघा रे मुलांनो, हे शेवटचं ऑर्गन, आता त्या पेशीमधलं शेवटचं ऑर्गन बघा, गोल्जी बॉडी। थोड़ा अलग नाम है, डिफिकल्ट नाम है, पर आप बार बार सुनेंगे, आप पढ़ेंगे, बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी याला म्हणतात गोल्जी बॉडी. मुलांनो, तुम्ही आता 12वीचं विज्ञान आता शिकताय बरं का, इयत्ता 6वी मध्ये. लक्षात घ्या, 7वी मध्ये. तुम्हाला हा खूप चान्स आहे. सेलचा पूर्ण अभ्यासच याच्यात आहे. गोल्जी बॉडी काय म्हणतात याला? इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। अब ये गोल्जी, हाँ, तो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? गोल्जी बॉडी का काम होता है, उसको बोलते हैं पैकर्स एंड मूवर। जैसे हमको घर अपना शिफ्ट करना है, जैसे आपको आपके गांव से पुणे आना है, तो आप क्या करेंगे? सामान को पैक करेंगे ना अच्छे से। काय करायला मुलांनो, तुम्हाला तुमचं घर बदलायचंय. तुमच्या वडिलांची बदली झाली, समजा भोकरदऱ्याहून बदली झाली आणि ती बदली झाली नाशिकला, काय कराल? सगळं सामान तिकडेच टाकून याल? बोलत चला पटपट. हा, काय कराल? पॅक करू आणि तिथंच ठेवून देऊ? नाही, मग काय कराल? पूर्ण सांगायचं. हा, करून बर, पॅक करून दुसरीकडे हलवू. अच्छा,
हाँ, आप पैक करते हैं और कई बार किसी और को भी बुलाते हैं पैक करने के लिए। मदतीला कोणाला बोलवता का सोबतीला, का एकटं घरचे सगळे जण करता? हाँ हाँ बरोबर. हाँ, किस किस को बुलाते हैं मदद के लिए? कोणाकोणाला बोलवता सांगा ना, बोला ना पटपट. स्नेहल. वर्क वर्कर्स हाँ, वर्कर्स को बुलाते हैं आप, है ना, मदद के लिए। अच्छा, वो पैकिंग कैसे करते हैं? अभी मैम अभी ये जो है ना, ये सब विलेज में हाँ, रहने वाले हैं, इनका कभी घर बदलता ही नहीं है, ये सब नहीं है। फार्मर के तो उनको वो एक्सपोजर मालूम नहीं उसके बारे में कुछ. अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो हाँ. मैं ये बोलना चाहती हूँ, तो ये जो गोल्जी बॉडी है, इसका काम क्या रहता है? ये क्या करता है? पैकर्स एंड मूवर। जो भी हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है, जो भी हमारे शरीर में फैट बनता है, उसको क्या करता है? पैक कर देता है, अच्छे से एक पैक कर देगा और इसको ट्रांसपोर्ट भी कर देगा। इसको जहां पे भी हमारे शरीर में प्रोटीन चाहिए, उसको पैक करके वहां पर पहुंचा देगा। बघा रे मुलांनो, किती महत्वाचं काम गोल्जी बॉडी करते. बघा, ज्या क्या बोले थे आप, एंडो एंडो कौन सी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. जे त्याच्यावर जे प्रोटीन्स तयार होतं किंवा आपण जे इतर प्रोटीन्स घेत असतो आणि जे ते मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ग्लुकोज वगैरे साचलं जातं, तर ह्या सगळ्या गोष्टी हे जे काही गोल्जी बॉडी आहे हे पॅक करतं, म्हणजे याचं एकत्रीकरण करतं. आणि एकत्रीकरणच करत नाही, तर ज्या ठिकाणी समजा आता तुम्हाला पायाचा वापर करायचा आहे, तर पायाच्या पेशींना त्याची आवश्यकता आहे त्या प्रोटीनची, तर हे गोल्जी बॉडी हे प्रोटीन्स त्या पायापर्यंत पोहोचवतं, म्हणजे ज्या भागाला त्याची आवश्यकता आहे त्या भागाला पोहोचवत असतं. म्हणून त्याला मूव्हर्स अँड पॅकर्स म्हणतात, म्हणजे पॅक करून मूव्ह करण्याचं काम करतं ते. ओके. येस, यू कॅन कंटिन्यू. तर बघा, ही शेवटचा भाग होता ह्या पेशीमधला. पहिल्यांदा आपण पाहिलं वॉल. जी वॉल ओपन केल्यानंतर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, ते प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ओपन केल्यानंतर भरपूर घटक. या घटकामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा पाहिलं न्यूक्लियर, जे न्यूक्लियस, जे न्यूक्लियस केंद्रक असतं त्या पेशीचं केंद्रक, ते केंद्रक सगळ्या पेशीवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम करतं. आणि या केंद्रकाच्या आत क्रोमोझोम्स असतात, जे क्रोमोझोम्स नवीन पेशी तयार करताना तेच गुणधर्म घेऊन करत असतं, आहे की नाही. म्हणून मनुष्याला मनुष्याचंच बाळ होतं, गाढवाला गाढवाचंच बाळ होतं, याला कारण हेच असतं, क्रोमोझोम्स तेच असतात आणि म्हणून तसं होतं. दुसरं पाहिलं मायटोकॉन्ड्रिया. जे मायटोकॉन्ड्रिया एनर्जी स्टोअर करायचं काम करत असतं, म्हणजे आपण जे खातो त्याच्यात जे ग्लुकोज तयार होतं, हे ग्लुकोजचं स्टोअर करतं आणि ते शरीरामध्ये पोहोचवण्याचं काम करतं, ज्याच्यापासून आपल्याला ऊर्जा मिळते. तिसरं पाहिलं आपण एंडोक्राईन काहीतरी पाहिली आपण, ते त्याला मला आता आठवत नाही ते. तर त्याच्यावर जे काही दाढीसारखे जे काही स्पॉट आहेत, हे प्रोटीन साठवण्याचं काम करतात आणि तयार करण्याचं काम करतात आणि शरीराला पुरवतात. तिसरी जी गोष्ट पाहिली, त्याच प्रकारात ते स्मूथ होतं, जे काय करतं, फॅट्स तयार करण्याचं काम करत असतं, जे शरीराला आवश्यक असतात. हा. आणि आता शेवटचं जे आता टीचर सांगतायत ते गोल्जी बॉडी, जे Yes. मूव्हर्स अँड पॅकर्स, म्हणजे जे प्रोटीन असतं ते प्रोटीन एकत्र करून जिथं आवश्यक असेल तिथं पोहोचवण्याचं काम करत असतं. येस, यू कॅन कंटिन्यू. Yes. So we have to discuss one more organelle. दूसरा ऑर्गेनल, ये चलो, ये बहुत छोटा ऑर्गेनल है, पर बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनल, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, इसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइजोसोम्स. लाइसोसोम ये बहुत बड़ा काम करता है। पता है क्या करता है ये काम? हमारे शरीर के, हमारी कोशिका के अंदर अगर कोशिका पे किसी वायरस ने अटैक किया, आपको पता है ना कोरोना वायरस है अभी आजकल, कोरोना वायरस ने मान लो हमारी कोशिका, हमारे सेल्स पे अटैक किया, ठीक है, तो ये मान लो वो वायरस हमारी सेल के अंदर आ गया, ठीक है, वायरस सेल के अंदर आ गया और उसने अटैक कर दिया है, तो ये पता है क्या करेगा? ये लाइसोसोम का इंपॉर्टेंट काम है। लाइसोसोम क्या करेगा? इसके अंदर पावरफुल एंजाइम्स, बहुत सारे पावरफुल एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो ये पावरफुल एंजाइम्स क्या करेंगे? ये सेल को ही सेल का नाश कर देंगे, वो सेल को ही किल कर देंगे, ठीक हा है। बघा,
इसको क्या बोले आपने, लाइजोझोम्स. म्हणजे हाउ मेनी लाइजोझोम्स आर देयर इन अ सेल? hundreds of lysosomes are there. ओके. शेकडो लायझोझोम्स एका सेल मध्ये असतात मुलांनो, आणि या लायझोझोम्स मध्ये उती असतात. उती. इसमें क्या होता है, लाइजोसोम में क्या होता है, आप क्या इसके बोले वो? अंदर एंजाइम्स रहते हैं, एन्झाइम्स म्हणजे उती. एसिड रहता है, एसिड जैसे एंजाइम. हा, उती असते, म्हणजे ऍसिड असतं ते एक प्रकारचं. आणि लक्षात घ्या मुलांनो, ऍसिड असतं म्हणूनच जे काही व्हायरस असतात, व्हायरस हे प्रोटीन मॉलिक्युल असतात, लक्षात घ्या. म्हणूनच आपल्याला सांगितलं जातं की तुम्ही साबणाने किंवा ऍसिडने हात धुवा. ऍसिड म्हणजे आपलं अल्कोहोल, म्हणजे आपण जे काही सॅनिटायझर वापरतो याच्यात ऍसिडच असतं. म्हणजे आपल्या हातावर जर तो विषाणू बसलेला असेल, तो प्रोटीनचा मॉलिक्युल असतो. आणि आपण जर हे वापरलं काय म्हणतात आपण सॅनिटायझर, याच्यामध्ये जे अल्कोहोल असतं त्याच्यात ऍसिड असतं, त्याच्यामुळे तो मरून जातो, म्हणजे तो डिझॉल्व्ह होतो. तसंच आपल्या शरीरावर इतर कुठल्या व्हायरसने अटॅक केलं तर ह्या ज्या एन्झाइम्स असतात या लायझो मध्ये, लायझोझोम मध्ये ज्या एन्झाइम्स असतात, उती असतात, ह्या ऍसिडच्या असतात, आणि ह्या काय करतात, त्या मॉलिक्युलला डिझॉल्व्ह करतात, म्हणजे त्या व्हायरसला डिझॉल्व्ह करतात. परंतु कधी होतं असं, जेव्हा या उती स्ट्रॉंग असतात, म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये जर काही बिघाड झाला, म्हणजे या उती काय होतात, रिलॅक्स होतात, आणि म्हणून तो अटॅक करतो आपल्या शरीरावर. येस, यू कॅन कंटिन्यू. हाँ, तो ये लाइसोसोम्स क्या करता है, ये कभी कभी ये या तो पूरे वायरस को मार देगा या तो फिर पूरी सेल को ही मार देगा, ताकि दूसरी सेल्स पे वायरस का अटैक ना हो. ठीक है. जैसे ये सोल्जर का भी काम करता है. हमारे जैसे हमारे बॉर्डर्स पर सोल्जर रहते हैं ना, पाकिस्तानी आर्मी आएगी तो वो उनको मार डालेंगे. तो ये लाइसोसोम्स भी क्या करेंगे, ये जो फॉरेनर्स हैं, जैसे वायरस एक फॉरेन बॉडी है, एक ये बाहर के लोग हैं, आएंगे हमारे हमारे के घर के अंदर चोर आएगा तो हम क्या करेंगे, उस चोर को मारेंगे. चोर आल्यावर चोराला काही चोरी करू देणार का तुम्ही? नाही. काय कराल मग? काय कराल? हाँ सॉरी सर, आप काय कराल? चोर आल्यावर काय कराल? पोलीस. अगं जोराने बोल ना स्नेहल. Yes, you can पोलीस. continue, ma'am.